पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे दोनों पार्टी के बुक में, हायर परचेजर और हायर वेंडर। उसमें आपको जर्नल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट पूरा समझा चुके हैं। आज हम आपको जर्नल बताएंगे। फिर जर्नल, अब हम लोगों को जर्नल बनाना है और लेजर बनाना है। तो जर्नल बनाने से पहले आपको जर्नल पता तो होना चाहिए ना कि किस पार्टी के बुक में कौन सा एंट्री करेंगे। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री देखने वाले हैं, याद रखिएगा। और ये बहुत काम का जर्नल है जो हम आज लिखवाने वाले हैं आपको, जर्नल एंट्रीज। अब हम दो पार्ट में इसको बांट रहे हैं। हम परचेजर का भी बता रहे हैं और वेंडर का भी बता रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज बताएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। वेंडर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेलर, विक्रेता। विक्रेता के बुक में क्या हम लोग जर्नल करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो दोनों का जर्नल एंट्री हम लोग देखेंगे। परचेजर के बुक में क्या करेंगे, विक्रेता के बुक में क्या करेंगे, यानी क्रेता और विक्रेता जर्नल क्या करता है। तो 6 कंडीशन है। अच्छा, हायर परचेज सिस्टम कहाँ लगेगा? जहाँ संपत्ति नगद में बेचा जाएगा, या नगद में खरीदा जाएगा, या उधार में खरीदा बेचा जाएगा। नगद खरीद के पैसा दे देंगे तो फिर काहे का इंस्टॉलमेंट में पैसा देने का, उधार खरीदने का। तो जब हम उधार खरीदेंगे तब होगा। तो परचेजर के बुक में लिख रहे हैं, परचेजर अपने बुक में क्या लिखेगा? तो फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स। संपत्ति अगर उधार खरीदेगा तो एंट्री क्या बनेगा? तो संपत्ति उधार खरीदने पर परचेजर एंट्री बनाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। नरेशन क्या होगा? नरेशन लिखने की जरूरत नहीं, नरेशन ऊपर में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। नरेशन में क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में सेम उतार देना है नीचे, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन में फोर भी यूज कर सकते हैं, बीइंग भी यूज कर सकते हैं। तो फोर की जगह बीइंग लिखिएगा और बाकी पूरा उतार दीजिएगा। ये एंट्री किसके लिए किया गया है? फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, जब हम संपत्ति उधार में खरीदते हैं। और यहाँ पे कौन सा प्राइस लिखेंगे? तो कैश प्राइस जो होगा ना, आपके क्वेश्चन में कैश प्राइस लिखा रहता है, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कैश प्राइस का पेमेंट। दूसरा होगा फॉर डाउन पेमेंट। अच्छा, इसके यहाँ भी लिख लेते हैं। जब ये संपत्ति उधार खरीद रहा होगा तो ये संपत्ति उधार बेच रहा होगा, आया नहीं? ये उधार खरीद रहा होगा तो बेचने वाला क्या कर रहा होगा? उधार बेच रहा होगा ना। तो वेंडर के बुक में क्या लिखेंगे बताइए, बेचने वाले के बुक में क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखना है फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। उधार माल बेचने पर, अगर उधार माल बेचेगा तो क्या लिखेगा? तो लिखेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यानी जब ये उधार बेचेगा तो लिखेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, याद रखिएगा। तो उसका अलग है और इसका अलग। अच्छा, इसमें भी कौन सा प्राइस रहेगा? वही कैश प्राइस लिखा जाएगा। इसमें भी सेम सेम अमाउंट होगा, याद रखिएगा। कैश प्राइस इसमें भी लिखा जाएगा। बताइए, क्या ऐसा नहीं ना कि ये बेच रहा है 5 लाख का माल तो ये खरीद रहा होगा 6 लाख का माल, बचे इतना का ही बेचेगा उतना ही ना खरीदेगा। तो अमाउंट सेम सेम रहेगा, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक पार्टी के बुक में लिखने बोलेगा, या तो परचेजर के बुक में या तो सेलर के बुक में। यानी परचेजर और सेलर दोनों में से किसी एक के बुक में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं सेकेंड फोर। अब बताइए क्या होगा जब सामान ये खरीदेगा तो क्या करेगा? हायर परचेज सिस्टम में जिसमें आप सामान खरीदेंगे उसी समय आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डाउन पेमेंट के नाम से। तो फॉर डाउन पेमेंट, अगर हम डाउन पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगा? तो डाउन पेमेंट का एंट्री बनेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान दीजिएगा, बैंक यूज कीजिएगा हर जगह, क्योंकि आपको कैश से पेमेंट नहीं करना है, जो भी करना है बैंक से करना है। डाउन पेमेंट का एंट्री ये होगा। अच्छा, ये डाउन पेमेंट करेगा, यहाँ पे डाउन पेमेंट का, अब बताओ डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे तो अमाउंट किसका लिखेंगे? डाउन पेमेंट का ना। ये करेगा तो ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा। फॉर डाउन पेमेंट रिसिप्ट, इसको डाउन पेमेंट मिलेगा ना, और ये डाउन पेमेंट मेड कर दीजिए। ये डाउन पेमेंट करेगा और ये डाउन पेमेंट रिसीव करेगा। तो क्या होगा इसके यहाँ? बैंक उल्टा हो जाएगा ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर।
बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हिंदी लिखने की जरूरत है क्या हेडिंग में? समझ में आ रहा ना हेडिंग? पहला, जब उधार में संपत्ति खरीदेगा तो ये लिखेगा, वो उधार बेचेगा तो ये लिखेगा, ये डाउन पेमेंट करेगा तो ये लिखेगा, वो डाउन पेमेंट रिसीव करेगा तो ये लिखेगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे अगर हम जनवरी से बात करें, इधर ध्यान दीजिएगा, जनवरी से अगर हम लिखते हैं तो ये दोनों एंट्री जनवरी में होगा। जिस समय आप खरीद रहे होंगे उस समय ये एंट्री होता है, लेकिन ये एंट्री जो तीसरा एंट्री होता है वो 1 साल बाद से होता है। ये एंट्री एक साथ होगा, उसके बाद 1 साल बाद या 6 महीने के बाद अगर पेमेंट करना है तो 6 महीने के बाद ये एंट्री होगा। इसका क्या एंट्री करेंगे तो याद रखिएगा क्या होगा बताओ। आप ट्रक खरीद लिए, डाउन पेमेंट करिए, ट्रक लेके घर आए, पूजा कराए, ट्रक चलाना शुरू, ट्रक चला रहे चला रहे चला रहे, लास्ट में 1 साल के बाद आपको ईएमआई देना है, तो 1 साल के बाद आपका किस्त आ गया, तो 1 साल बाद ना ब्याज बनेगा। तो फॉर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ब्याज दे हुआ है, ड्यू कर दिए, तो इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री ये बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब बताइए अमाउंट कौन सा लिखेंगे? ये तो मालूम है, इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे। इसके यहाँ क्या होगा बताइए? फॉर इंटरेस्ट एक्रूड, एक्रूड मतलब उपार्जित, ये इंटरेस्ट कमाया यानी इसका इंटरेस्ट बन गया, इसको देना पड़ेगा, और वो क्या किया है? कमा लिया, उसको लेना है। तो इंटरेस्ट अगर एक्रूड हो जाता है तो उसका एंट्री क्या बनाएंगे बताइए? जस्ट उल्टा होता है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब क्या होगा बताइए? खरीदे, डाउन पेमेंट किए, 1 साल बाद ब्याज बना, अब ब्याज चुकाइए। तो फॉर इंस्टॉलमेंट पेड, जब पहला इंस्टॉलमेंट ये पेड करेगा तो एंट्री क्या बनाएगा? तो पहला इंस्टॉलमेंट पेड करेगा तो लिखेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। किसको देगा इंस्टॉलमेंट? वेंडर को, तो यही एंट्री छपेगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब भी वेंडर को पेमेंट करेंगे यही एंट्री करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट पेड करने का एंट्री है। अब बताइए इंस्टॉलमेंट पेड करेगा तो उस जगह पे ये इंस्टॉलमेंट रिसीव ना करेगा, तो फॉर इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट, बताइए अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट होगा इसको तो क्या लिखेगा? जस्ट ये वाला एंट्री मारेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। अब इंस्टॉलमेंट के बाद क्या होगा बताइए? एसेट्स खरीदे, डाउन पेमेंट किए, इंटरेस्ट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट पे किए। अब आप क्या करेंगे? अब आप डेप्रीशिएशन लगाएंगे, फॉर डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑफ एसेट। बताइए जी, परचेजर है आप, ट्रक आप यूज कर रहे हैं, तो ट्रक यूज कर रहे हैं तो साल भर में आपका ट्रक का वैल्यू घटा होगा कि वही रहा होगा? तो परचेजर डेप्रीशिएशन लगाएगा, तो डेप्रीशिएशन का एंट्री बनाएगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट और टू डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये होगा डेप्रीशिएशन का एंट्री। इसके यहाँ क्या होगा? फॉर डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन के लिए ध्यान दीजिएगा, नो एंट्री लिखना है, कोई भी एंट्री नहीं होगा। किसके बुक में? सेलर के बुक में। बेचने वाले को क्या मतलब है? वो माल बेच के रेडी है अपना। बताइए जी, अगर आप मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल बेचने वाले को कोई मतलब नहीं, वो तो मोबाइल बेच दिया। वो मोबाइल बेच दिया, उसके बाद उसको डेप्रीसिएशन थोड़ी लगाना है। डेप्रीसिएशन कौन लगाएगा? जो सामान खरीदेगा, जिसका सामान है, जो यूज करेगा वो डेप्रीसिएशन लगाएगा, तो वो नो एंट्री करेगा डेप्रीसिएशन के लिए। नो एंट्री मत लिख देना, एंट्री नहीं करना है। ऐसा ना कि डेप्रीसिएशन के लिए नो एंट्री ला दे, एंट्री ही नहीं करेगा सेलर डेप्रीसिएशन के लिए। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं हम लोग आगे, और क्या क्या एंट्री होगा? तो 5 हो गया, 6 एंट्री होता है, 5 हो गया ना। छठा एंट्री क्या होगा कि आप साल के लास्ट में इंटरेस्ट और जो डेप्रीसिएशन लगा है, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन के अमाउंट को पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, लॉस मान के। तो पीएल में ट्रांसफर करेंगे, क्या लिखेंगे? फॉर इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन मनी
ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के पैसे को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे? पीएल का फुल फॉर्म क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और टू क्या होगा? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन आप लिख लोगे? यही तो इस बार करना है बाबू लोग। कहीं कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम लोग उधर। इधर क्या एंट्री होगा? ये अच्छा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो है नहीं जो पीएल में जाएगा। यहाँ पे आपको पीएल में क्या ट्रांसफर करना है? केवल इंटरेस्ट। केवल इंटरेस्ट कहाँ गया? इंटरेस्ट का पैसा ये देखो, ये इंटरेस्ट पे ट्रांसफर करना है। तो फोर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएल। अगर इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर कर, यहाँ खुद सोचिए ना, इंटरेस्ट क्रेडिट में है, इसको पीएल में डालना है, तो क्रेडिट वाला को पीएल में डालना है तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसको डेबिट कर दीजिए, तो क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू पीएल अकाउंट। कौन सा अमाउंट जाएगा यहाँ पे? जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। उसके अलावा इसमें एक और एंट्री होगा, ये जो हायर सेल्स है ना, इसको ट्रांसफर करना, सॉरी यहाँ हायर सेल्स लिखना होगा, यहाँ चेंज कर लीजिएगा, हायर सेल्स लिखना होगा, ठीक है। तो जो हायर सेल्स यहाँ क्रेडिट है उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करना होगा। फॉर हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हायर सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे तो हायर सेल्स को कर देंगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट और टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। हायर सेल्स को एक बार यहाँ पे कौन सा प्राइस आएगा? तो कैश प्राइस से ही ट्रांसफर करेंगे, याद रखिएगा कैश प्राइस यहाँ पे लिखेगा, क्योंकि हायर सेल्स में कैश प्राइस ना लिखा हुआ है। ये एंट्री आपको करना है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना, रिपीट, कुछ एंट्री रिपीट करता है इसमें। इसमें रिपीट कौन कौन करेगा? अब यहाँ नंबरिंग करेंगे तब समझ में आएगा ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो रिपीट कौन कौन सा एंट्री करता है? दूसरा, तीसरा, दूसरा नहीं जी, तीसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले समझ लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल, जिस साल आप संपत्ति खरीदेंगे 6 एंट्री, उसके अगले साल, तो बताइए अगले साल फिर खरीदिएगा, फिर डाउन पेमेंट कीजिएगा, ये दोनों तो नहीं ना होगा, लेकिन यहाँ से तो सब होगा। इसका मतलब पहले साल आपको 6 एंट्री करना है, उसके बाद हर साल आपको 4 एंट्री करना है। क्या क्या एंट्री करना है? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन पीएल, इंटरेस्ट ड्यू, पेमेंट, डेप्रिसिएशन पीएल। लेकिन ये दोनों तो एक ही पहला साल होगा ना, तो पहला साल 6 एंट्री है, उसके बाद क्या कितना एंट्री रिपीट करना है? 4 एंट्री। इसमें रिपीट क्या होता है? इसमें नंबरिंग कर दीजिए तब समझ में आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो कुछ है ही नहीं है, पांचवा नहीं ना होगा, छठा और सातवां। तो कौन कौन रिपीट कर रहा है बताइए? यहाँ रिपीट करेगा इंटरेस्ट वाला, तीसरा, चौथा और छठा, तीसरा, चौथा और छठा, बस ईच ईयर कर दीजिए। जितना साल तक नीचे बनाते जाइएगा, पहले साल सारा एंट्री करेंगे, पहले साल सारा एंट्री होगा, दूसरे साल से वो 3 ही एंट्री रिपीट हुआ, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। आपको पता होना चाहिए कि 3 नंबर एंट्री किसका है, 4 नंबर एंट्री किसका है और 6 नंबर एंट्री किसका है। तो आसानी से आप रिपीटेड भी देख सकते हैं कि किस में कितना रिपीट हो रहा है।
एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, तो उसको भी समझा देते हैं इसको लिखने के बाद। ठीक है, ये जो हम लोग जर्नल एंट्री इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बड़े एसेट्स को खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, यानी इस जर्नल का प्रयोग करते हैं बड़े संपत्ति को खरीदने में, जहाँ ट्रक मशीनरी, आप करोड़ों और लाखों की संपत्ति खरीद रहे हैं। ठीक है, मतलब बड़ी प्रॉपर्टी है। अब पंखा खरीदेंगे हायर परचेज सिस्टम में तब, तो उसके लिए ये टेक्निक नहीं लगेगा, उसके लिए अलग मेथड लगेगा। ठीक है, तो हम अभी लिख दे रहे हैं ऊपर में कि किसके लिए यूज होता है। जब हम महंगी संपत्ति को या बड़ी संपत्ति को खरीदते हैं तब इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अगर यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए, इट इज एप्लीकेबल फॉर वैल्यूएबल एसेट्स। ये महंगी संपत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का टेक्निक जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? महंगी संपत्ति को खरीदने और बेचने के लिए। बाकी तो लिखा जा सकता है ना, नहीं तो पीडीएफ फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा। इसको हटा दिया जाए। तो चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा चीज छूट गया था, ये कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं ना, क्या कर रखेंगे। ये उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आपके काम के लिए ज़्यादा जरूरी है, शायद पूछ दे कभी। वैल्यूएबल अधिक मूल्य वाली संपत्ति के लिए। और दूसरा होता है लेस वैल्यूएबल एसेट्स। कम मूल्य वाली संपत्ति के लिए। अब जो कम मूल्य वाली संपत्ति, वहां पे दो मेथड यूज किया जाता है। पहला मेथड होता है डेटर मेथड। अकाउंटिंग के लिए पहला मेथड कौन सा यूज किया जाता है? डेटर मेथड, देनदार विधि। देनदार, याद रखना है कि फर्स्ट मेथड जो यूज होगा वो डेटर मेथड यूज होगा, और दूसरा मेथड होगा स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ याद रखिएगा। जैसे मोबाइल कोई खरीदता है, सिलाई मशीन कोई खरीदता है, तो छोटी छोटी संपत्तियों को खरीदते समय जो टेक्निक यूज करेंगे अकाउंटिंग का, वो है डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। और महंगी संपत्ति को खरीदने के लिए दो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है एसेट एक्रूअल मेथड। एसेट एक्रूअल मेथड, संपत्ति उपार्जन विधि। एसेट एक्रूअल मेथड पहला होता है, और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? क्रेडिट परचेज मेथड। क्रेडिट परचेज मेथड, उधार
क्रय पद्धति, क्रेडिट परचेज मेथड, ये है इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो हम लोग टेक्निक इस्तेमाल करें, कौन सा इस्तेमाल करें बताइए इसमें? अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? क्योंकि हम लोगों को ये तो पढ़ना ही नहीं है, वो हमारे सिलेबस में लेस, मतलब छोटे छोटे संपत्तियों के लिए नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो बड़ी संपत्तियों के लिए पढ़ना है। और बड़ी संपत्ति के लिए जब भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोगों को अभी जो इस्तेमाल कर रहे थे वो कर रहे थे क्रेडिट परचेज मेथड। किससे बना रहे हैं? क्रेडिट परचेज मेथड से भी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, याद रखिएगा। किससे बना रहे हैं? क्रेडिट परचेज मेथड से। इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब एसेट एक्यूरेल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड में क्या अंतर है, इसको समझना भी जरूरी है। क्या अंतर है दोनों में? एसेट एक्यूरेल मेथड ये कहता है कि जितना रुपया आप पेमेंट कीजिएगा उतना ही रुपया का प्रॉपर्टी आपका बनेगा। ठीक से समझिए, अगर हमारा ट्रक है 50 लाख रुपए का, या जेसीबी मशीन खरीदे 50 लाख का, हम अभी 5 लाख दिए हैं, तो इस मेथड से अगर आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, तो 5 लाख का प्रॉपर्टी अपना मानता है, बोलता है 5 हम दिए तो 5 का प्रॉपर्टी अपना है। फिर हम दिए 3 लाख, तो 8 लाख का प्रॉपर्टी अपना है। यानी जितना हम पैसा देते हैं उतना ही का संपत्ति अपना, उतना ही को लेके बनाना है इस पे क्वेश्चन। लेकिन इसमें बोलता है ऐसा नहीं, हम उधार खरीदे तो 50 लाख का प्रॉपर्टी मेरा अपना है, 50 लाख का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो सब 50 लाख पर बनाएंगे, जो हम लोग अभी बनाएंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बनाना है, क्रेडिट परचेज मेथड से। अगर एसेट एक्यूरेल मेथड बोल देगा क्वेश्चन में तो बनाइएगा, नहीं बोलेगा तो छोड़ दीजिएगा। आप क्रेडिट परचेज मेथड से ही बनाइएगा। दोनों मेथड में थोड़ा सा अंतर है, जब बनाएंगे ना तब आपको अंतर समझ में आएगा कि आखिर दोनों मेथड में अंतर क्या है, कैलकुलेशन का डिफरेंस क्या है। अब आज आप लोग जर्नल पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। लेजर भी आप देख चुके हैं, लेजर बनाएंगे उसी समय। अब अगले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। यानी 2 क्लास लगेगा एक क्वेश्चन को बनाने में, हो सकता है 3 क्लास भी लग जाए, क्योंकि बहुत लंबा बनता है। तो लंबा जब बनेगा तो थोड़ा तो समय लगेगा, इसमें जितने चैप्टर से थोड़ा लंबा लंबा बनेगा। तो हम लोगों का 3 क्लास लग सकता है फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने में। और वो भी कौन से मेथड से? क्रेडिट परचेज मेथड से। उसको अगर एसेट एक्यूरेल से बनाएंगे तो और लंबा जाएगा। तो हम लोग एक मेथड पढ़ेंगे, इससे पढ़ लेंगे, और 1 या 2 क्वेश्चन हम आपको एसेट एक्यूरेल मेथड से भी बना के दिखा देंगे, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि आखिर एसेट एक्यूरेल मेथड में कैसे बनता है और क्रेडिट परचेज मेथड में कैसे बनता है। अंतर समझ आएगा तो अपने आप मीनिंग समझ में आ जाएगा। ऐसे हम अभी ब्लॉक समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। दोनों का इस ये बोलता है कि टोटल प्रॉपर्टी अपनी है, भले हम उसको 5 लाख दिए, 50 लाख का जैसे भी खरीदे हैं, भले अभी 5 लाख दिए हैं, लेकिन मेरे पास 50 लाख का ना प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन भी हम 50 लाख पर लगाएंगे। और ये बोलता है नहीं, हम 5 लाख का ही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। क्या आप 5 लाख का ही यूज करें घर पर? और डेप्रिसिएशन आप 5 लाख का कैसे लगा रहे हो? डेप्रिसिएशन तो आपको 50 का लगाना चाहिए, क्योंकि आप मशीन तो 50 का यूज कर रहे हो। तो ये मेथड सही नहीं माना जाता है, लेकिन इस मेथड से भी रिकॉर्डिंग करके आपको 1 या 2 क्वेश्चन का बता देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, किससे बनाएंगे? क्रेडिट परचेज मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड है। और ये हम लोगों को पढ़ना नहीं, क्योंकि कम मूल्य वाली संपत्तियों के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसमें है डेटर मेथड। जैसे मोबाइल आप खरीदते हो, डेटर मेथड से खरीदते हो। मोबाइल खरीदते हैं ना बजाज कार्ड से, ये इंस्टॉलमेंट में, तो ये डेटर मेथड होता है, या स्टॉक एंड डेटर मेथड होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कम मूल्य वाली संपत्तियों कैसे खरीदी जा रही है, तो वो उसके लिए है। हम लोगों को कौन सा पढ़ना है?
वैल्यूएबल एसेट के लिए पढ़ना है, जो ज़्यादा मूल्य की संपत्तियां होंगी उनके लिए पढ़ना है हायर परचेज सिस्टम के अंदर। तो हम लोगों को छोटी संपत्तियों को नहीं देखना है, हम लोगों को किसको देखना है, बड़ी संपत्तियों को देखना है। और यहाँ पे इस्तेमाल कौन सा मेथड करेंगे, क्रेडिट परचेज मेथड। ये मेथड बताता है कि आप भले उधार में खरीदें, 50 लाख का प्रॉपर्टी खरीदे, मशीन खरीदे, 5 लाख दिए हैं, लेकिन मशीन तो आपके पास 50 लाख का आ गया। आपके घर के बाहर कितने की मशीन खड़ी है, 50 लाख की, आप यूज कितने का करें, 50 लाख का। पैसा आप धीरे धीरे देने के बारे में बात की। इसका मतलब क्या है जी, क्रेडिट परचेज क्यों इसका नाम है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि आपने सामान उधार में खरीदा है और उस उधारी को धीरे धीरे चुका रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, यही ना माना जाता है। क्रेडिट परचेज मेथड का मतलब ये मान के चलिए कि आपने उधार में सामान खरीदा, तो उधार में सामान खरीदे तो 50 लाख का खरीद लिए, अब उसको धीरे धीरे करके देते जाना है, ये माना जाता है। एसेट एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि एक्रूड मतलब जितना मेरा संपत्ति होगा अपना कमाया हुआ वही इसी को लिखेंगे। तो बताइए अगर 50 लाख में 5 लाख दिए तो मेरा 5 लाख का प्रॉपर्टी हुआ, फिर 3 लाख और दिए तो 3 लाख और मतलब 8 लाख का प्रॉपर्टी हुआ। तो जितने का प्रॉपर्टी होते जाएगा उतना यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोगों को उधार वाला सिस्टम ठीक है कि उधार में जो हम संपत्ति खरीदे, हम ये मान लेते हैं कि संपत्ति किस में खरीदा गया, उधार में खरीदा गया, तो ये मान के हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए लोग इस मेथड को देखेंगे और इसी से क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस जर्नल को थोड़ा सा 2-3 बार आप पढ़िएगा, क्योंकि जर्नल में कमांड करना जरूरी है ताकि अगले क्लास में दिक्कत ना हो।